कभी कभी एक छोटा सा झूठ एक नेक इंसान की जिंदगी को अंधेरे की गहराइयों में धकेल देता है। यह कहानी है रमानाथ की, एक आम युवक जो अपनी पत्नी जालिपा की खुशियों के लिए, समाज की नज़रों में इज्जत बनाए रखने के लिए एक ऐसा कदम उठा लेता है जो उसे धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से लौटना मुश्किल होता है। गबन सिर्फ चोरी की कहानी नहीं, ये उस मानसिक द्वंद्व की कहानी है जब इंसान अपने नैतिक मूल्यों और सामाजिक दबावों के बीच फंस जाता है। मुंशी प्रेमचंद की ये कालजयी रचना हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या दिखावे की दुनिया में सच्चाई की कोई जगह बची है? तो चलिए सुनते हैं गबन, एक दिल छू लेने वाली और समाज को आईना दिखाने वाली कहानी। बरसात का मौसम था। बरसात की हल्की फुहारें, आम के बाग में झूले और झूलती हुई लड़कियों के बीच अचानक एक बरसातिया पहुंचा। वो रंग बिरंगे गहने, मोजे, गुड़ियां और खिलौने लेकर आया था। सबने कुछ न कुछ लिया, लेकिन जालपा की नज़र एक चंद्रहार पर जा टिकी। उसने जिद की, अम्मा मुझे ये हार चाहिए। माँ ने मोलभाव किया, पर बरसाती भावुक हो बोला, 4 दिन में बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। और हार खरीद लिया गया। जालपा इस हार से बेहद खुश थी। उसकी माँ मानकी और पिता दीनदयाल उसे अक्सर आभूषण लाकर देते थे। घर में गुड़िया खिलौनों की जगह उसके खिलौने गहने बन गए थे। पिता मुख्तार थे, गांव में रुतबा था, लेकिन आमदनी बहुत सीमित थी। असली हार बनवाना आसान न था। एक दिन माँ ने कहा, तेरे लिए चंद्रहार ससुराल से आएगा। यही सपना जालपा के दिल में बस गया। वो सोचती, अगर माँ को मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? और फिर 7 साल का समय गुजर गया। अब वो दिन आ चुका था जब वो सपना पूरा होने वाला था। मुंशी दीनदयाल के पुराने परिचित दयानाथ, जो कचहरी में काम करते थे, एक ईमानदार और सज्जन आदमी थे। उनके बेटे रमानाथ को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया। पर रमानाथ पढ़ाई छोड़ चुका था, उधारी फैशन में घूमता था और शतरंज खेलने में व्यस्त था। दयानाथ शादी के खिलाफ थे। उन्हें पता था बेटे में जिम्मेदारी नहीं, न ही उनके पास खर्च उठाने की क्षमता है। मगर उनकी पत्नी जागेश्वरी बेटे की शादी की वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने अपने अनुभव और हठ से पति को मना लिया। दयानाथ ने बहुत विरोध किया, बोले, हमारे पास 1000 भी नहीं, गहने और जोड़े का क्या करेंगे? लेकिन जागेश्वरी ने पूरी उम्मीद जताई कि दीनदयाल टीके में पूरा खर्च देंगे। अंततः दयानाथ ने हार मान ली। टीके के दिन दीनदयाल ने सच में 1000 रुपए दिए। अब जागेश्वरी को लगा कि शादी धूमधाम से होनी चाहिए। गहनों का सामान 3000 तक पहुंच गया, पर चंद्रहार अभी भी नहीं लिया गया। जागेश्वरी ने साफ मना कर दिया, बोली, नाम दान दक्षिणा से होता है, चंद्रहार से नहीं। रमानाथ ने सुझाव दिया कि बारात मोटर से जाए, बाजे आतिशबाजी सब अव्वल दर्जे का हो। उसके दोस्त भी सब तैयारी में लग गए। दयानाथ चिंता में डूबे थे। उन्होंने जो जीवन भर नहीं किया, अब कर रहे हैं। बारात शहर में भले तीसरे दर्जे की रही हो, गांव में अव्वल मानी गई। मोटर, बाजा, आतिशबाजी, तख्त और सजावट ने सबका मन मोह लिया। लोग मंत्र मुग्ध होकर आतिशबाजी देखते रहे, लेकिन जालपा को इन सब में कोई रुचि न थी। वो बस रमानाथ को एक नज़र देखना चाहती थी। जब सहेलियां उसे छत पर ले गईं और उसने रमानाथ को देखा, तो उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। बारात जनवासा चली गई। भोजन की तैयारियां शुरू हो गईं। रात को चढ़ावा आया, बाजे बजे, धूम मची। स्त्री पुरुष सभी चढ़ावा देखने उमड़ पड़े। गहनों की एक एक चीज की प्रशंसा होने लगी। महिलाएं कहती, ये चूहेदंती कम से कम 11 तोले की है। गुलूबंद की जड़ाई तो देखो, सच्चे हीरे हैं। पर जैसे ही किसी ने पूछा, चंद्रहार नहीं है क्या? माहौल बदल गया। मानकी ने निराश होकर कहा, बेचारी के भाग्य में चंद्रहार लिखा ही नहीं। और सब गहनों के बीच छिपी खड़ी जालपा की सांसें रुक गईं। वो सोचती रही, शायद नीचे हो, शायद अभी दिखे। पर जब यकीन हो गया कि चंद्रहार नहीं आया, तो उसका कलीजा बैठ गया। वो कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बचपन से जिस सपने को पालती आई थी, आज वो टूट गया। उसने अपने अंदर निर्णय लिया कि अब मैं कोई गहना नहीं पहनूंगी। मुझे गहनों की जरूरत नहीं, भगवान ने मुझे वैसे ही सुंदर बनाया है। उसने कमरे में रखी शिव की मूर्ति तक पटक दी। सहेलियां आई तो जालपा ने आंसू छुपा लिए और मुस्कुराने लगी। लेकिन जब राधा ने कहा, अब तो तेरी सारी साध पूरी हो गई, तो जालपा ने दर्द से कहा, हाँ बहन, सब साध पूरी हो गई। उसके स्वर में इतनी पीड़ा थी कि एक क्षण को सहेलियां चुप हो गईं।
जब शहजादी ने चंद्रहार की कमी पर दुख जताया और सलाह दी कि ससुराल वालों से बार बार कहकर बनवा लेना, तो जालपा ने कड़वाहट से कहा, हाँ, जैसे एक आंख नहीं हो तो भी क्या होता है। सहेलियों ने हंसने की कोशिश की, लेकिन शहजादी गंभीर रही। उसने कहा, अगर दबाव डालो तो सब कुछ हो सकता है। उन्हें एहसास होना चाहिए कि बिना चंद्रहार के चैन नहीं मिलेगा। जालपा ने माँ के गले में वही चंद्रहार देखा और सोचा, इनका मन गहनों से अब तक नहीं भरा। दूसरी ओर दयानाथ शादी से लौटे तो बेहद चिंतित थे। शादी में जो भी मिला था वो सब नेग और नाच तमाशे में खर्च हो गया। अब सबसे बड़ी चिंता सराफ की थी, जिससे गहने उधार लिए गए थे। 7वें दिन उसने पैसे मांगे जो नहीं थे। बहुत मिन्नतों के बाद वो इस शर्त पर माना कि 3 दिन में बाकी गहने लौटा दिए जाएं। दयानाथ ने खाना भी छोड़ दिया था। जागेश्वरी बोली, ऐसे सोचने से पैसे नहीं आएंगे, बहू से गहने मांग लो। पर जालपा का प्रण था, जब तक चंद्रहार नहीं बनेगा मैं कोई गहना नहीं पहनूंगी। वो सारे गहने बंद करके रख चुकी थी, केवल वही पुराना बिलौर का हार गले में था। दयानाथ को ये सुनकर और भी चिंता हुई। रमानाथ घर आया तो माँ ने डांटा, सारा खर्च तुमने करवाया, अब बताओ क्या करें। रमा बोला, जो कुछ हुआ बाबूजी ने किया, मैंने तो बस वही किया जो कहा गया। बात साफ थी, अब या तो गहने लौटाओ या झूठ का पर्दा हटाओ। रमा को एहसास था कि उसने झूठ बोलकर जालपा से डींगे मारी थी। जमींदारी, बैंक में जमा पैसे, आलीशान घर, सब झूठ। अब सच बताने का मतलब था बदनामी, शर्मिंदगी और जालपा का विश्वास खोना। आधी रात बीत चुकी थी। चांद की रोशनी में छत पर लेटी जालपा रमा के गले में बाहें डाले सो रही थी, लेकिन रमा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में लगातार ये सवाल घूम रहा था कि क्या सच में गहने चुपके से चुरा लाऊं। कुछ देर तक उठने की कोशिश की, फिर जालपा के मासूम चेहरे को देखकर रुक गया। लेकिन 4 बजे का घंटा सुनते ही वो दबे पांव उठा और कमरे में जाकर गहनों की संदूकची ले आया। उसने दयानाथ को जगाया, बोले, संदूकची लाया हूं, रख लीजिए। दयानाथ हैरान रह गए। उन्हें लगा था रमा यूं ही गुस्से में कह रहा है। उन्होंने कहा, झूठ बोल रहे हो, लेकिन अब ले आए हो तो रख दो, अब कोई देख लेगा तो और बदनामी होगी। रमा ने संदूकचा बड़े संदूक में रख दिया और फिर छत पर जाकर लेट गया। जालपा नींद में थी, पर जैसे ही उसने करवट ली बोली, कहाँ थे तुम? रमा ने कहा, बस पानी पीने उठा था। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझ पर टोना करते हो, ऐसे ताकते हो कि मन चंचल हो जाता है। रमा की आंखें भर आईं। वो जानता था कि जिसे वो इतना चाहता है उसी के साथ अब विश्वासघात हो चुका है। रमा ने जालपा के लिए फूलों का गहना लाया था, गुलाब, बेला, चमेली के हार। उसने उसे फूलों की देवी बना दिया। जालपा हंस रही थी, खिल रही थी। रमा उसे देखकर भीतर ही भीतर टूट रहा था। उसका मन कर रहा था कि सारा सच बता दे, लेकिन डर था कि जालपा उससे नफरत ना करने लगे। जालपा ने प्यार से पूछा, तुम आज बाजार गए थे? रमा ने झूठ कहा, नहीं, फुर्सत नहीं मिली। जालपा बोली, अच्छा कल तो ला दोगे ना चंद्रहार? रमा के दिल में जैसे कांटा चुभ गया। वो लड़की जिससे वो इतना प्रेम करता है, वही आज धोखे में जी रही है। सुबह होते ही रमा ने संदूकची दयानाथ को सौंप दी। अब उसे न शर्म रह गई थी न संतोष। सिर्फ एक ही बात परेशान कर रही थी, अगर कभी जालपा को सच्चाई पता चली तो क्या होगा। दूसरी तरफ दयानाथ को भी इस चोरी पर शर्म आ रही थी। बोले, ये गहने मांग लेने में ज्यादा बेहतर था, कम से कम ईमानदारी रहती। रमा ने जवाब दिया, अब क्या करें, आप ही ने तो कहा था उठाकर लाने को। दयानाथ बोले, जो काम सीधे हो सकता है उसके लिए फरेब क्यों। अब दोनों पछता रहे थे, लेकिन गाड़ी निकल चुकी थी। रमा बुरी तरह फंस गया। जालपा जैसी सुंदर पत्नी जो कभी घर में झाड़ू तक नहीं लगाती थी, आज उसी को धोखा दिया गया था। जालपा गांव की थी, पर कभी कमी नहीं देखी थी। यहाँ शहर में रहकर उसे सब कुछ खुद करना पड़ता था। दूध दही तक को तरसना पड़ता था, और ऊपर से सब झूठ, किराया, कमाई, पढ़ाई, सब बढ़ा चढ़ाकर बताए गए थे। रमा सोचता, काश मैंने झूठ ना बोला होता तो अब सारा बोझ बाबूजी पर डाल देता। लेकिन अब तो जो भी होता सबका दोष उसी के सिर आता। रात को जब सब सो गए, रमा चुपचाप उठा और संदूकचा ले आया। उसका मन अंदर से टूट चुका था। जालपा की मासूम हंसी, उसकी आंखों का भरोसा, फूलों का गहना, सब उसे काटने लगा था।
वो चाहता था कि सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। यही सोचते सोचते रात गुजर गई। रमा की रात करवटों में बीती। सुबह होते ही वो उठा और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भीतर अपराध बोध उसे कचोट रहा था। जालपा कुछ नहीं जानती थी, मगर रमा की आंखों में गहराई से झांक रही थी। वो महसूस कर रही थी कि कुछ तो है जो रमा छुपा रहा है, फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा। इधर दयानाथ संदूकची को लेकर सर्राफ के पास गए। गहने लौटाने के बाद राहत तो मिली, लेकिन आत्मा को चोट पहुंची। बरसों की ईमानदारी एक क्षण में धूल में मिल गई थी, पर अब और कोई रास्ता भी नहीं था। रमा हर दिन टालता रहा, जालपा को चंद्रहार देने की बात, उसके सपनों को पूरा करने की बात। जालपा रोज पूछती, आज लाए, और रमा रोज बहाने बना था। वो अब हर चीज से डरने लगा था, उसके सवालों से, उसके मुस्कुराहट से, यहाँ तक कि उसके स्नेह से भी। हर बार लगता था कहीं उसकी नज़र झूठ को न पहचान ले। धीरे धीरे जालपा को भी कुछ कुछ समझ आने लगा था। उसका स्वभाव चुप हो गया था। जो लड़की चंचल और हंसमुख थी, अब हर समय गुमसुम रहती थी। घर के काम में मन लगाने लगी और उम्मीद करना जैसे छोड़ दिया। एक दिन रमा ने कुछ रुपए कमाकर उसे एक साधारण हार लाकर दिया, लेकिन जालपा ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वो बोली, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से बहुत कुछ है। उसके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, बस निराशा थी जो बहुत गहरी चुभती थी। रमा समझ गया था कि अब जालपा के मन में वो पहले वाली छवि नहीं बची। उसके प्यार में अब वो चमक नहीं रही थी, क्योंकि विश्वास की नींव डगमगा चुकी थी। दूसरी तरफ दयानाथ की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। उन्हें अब खुद पर शर्म आती थी। उन्होंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रमा झूठ के दलदल में फंस चुका था। फिर एक दिन ऐसा आया जब रमा ने अपने दोस्त से कुछ रुपए उधार लिए और सोचा, अब तो चंद्रहार बनवाना ही होगा, चाहे जैसे भी हो, ये अधूरी कहानी पूरी करनी है। लेकिन किस्मत को ये मंजूर न था। सर्राफ से चंद्रहार लेने के बाद जब वो घर पहुंचा तो देखा कि जालपा मायके गई हुई थी। एक खत छोड़ गई थी, मैं कुछ दिन के लिए घर जा रही हूँ। मन बहुत भरा भरा सा है। रमा चौंक गया। उसे लगा शायद सब जान गई है, या शायद थक चुकी है, या शायद सिर्फ थोड़ी राहत चाहती है उस बोझ से जो वो खुद उठाती रही बिना किसी शिकायत के। अब रमा के पास सब कुछ था, चंद्रहार भी और सच बोलने का मौका भी, लेकिन जालपा नहीं थी। और ये खालीपन, ये सन्नाटा उसे तोड़ने लगा। जालपा के मायके चले जाने से रमा का जीवन सूना हो गया। पहले तो वो सोचता रहा, कुछ दिन में लौट आएगी, नाराज होगी तो मना लूंगा। लेकिन दिन बीतते गए और जालपा की चिट्ठियों में सिर्फ औपचारिक बातें रहीं, न प्यार, न शिकायत, न कोई सवाल। रमा पहले से ज्यादा परेशान रहने लगा। उसके अंदर का अपराध बोध उसे चैन नहीं लेने देता। उसने कई बार सोचा कि जाकर जालपा से सच सच सब कह दे कि मैंने गहने चुराकर लौटाए, मैंने झूठ बोला, मैं निकम्मा था। लेकिन उसके भीतर डर बैठा हुआ था, अगर वो माफ ना करे तो। एक दिन रमा ने तय किया कि अब और नहीं। वो खुद बनारस गया जालपा से मिलने। घर पहुंचा तो देखा जालपा बेहद शांत, संयमित, पर बदली हुई लग रही थी। उसका व्यवहार वही था, पर उस व्यवहार में भाव नहीं थे। रमा ने मुस्कुराकर पूछा, नाराज हो? जालपा ने कहा, नहीं, नाराज नहीं, बस मन उदास रहता है। रमा ने वो चंद्रहार निकाला जो वो बहुत पहले बनवा चुका था। कहा, ये तुम्हारे लिए है। जालपा ने उसे देखा, हाथ में लिया और धीमे से बोली, अब इसकी जरूरत नहीं रही। रमा चुप हो गया। शब्द खत्म हो गए थे। उसने सोचा था कि चंद्रहार सब ठीक कर देगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जालपा ने कहा, अब मैं चीजों से ज्यादा इंसान की सच्चाई देखती हूं। जो बात पहले दिन बता देते तो शायद रिश्ता और मजबूत होता। रमा ने उसी रात फैसला किया कि अब वो खुद को बदलेगा। नौकरी की तलाश शुरू की। उसे एक दुकान पर हिसाब किताब देखने का काम मिल गया। छोटा काम था, पर रमा ने ईमानदारी से निभाना शुरू किया। वो अब हर चीज खुद करता, उठना, खाना बनाना, कपड़े धोना। उसे लगता था कि अगर मैं खुद सुधरूं तो शायद एक दिन जालपा लौट आए।
दूसरी ओर जालपा के मन में भी हलचल थी। उसने देखा था कि रमा पहले जैसा नहीं रहा। अब वो झूठ नहीं बोलता, दिखावा नहीं करता और पहले से शांत हो गया है। फिर भी वो जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। अब वो रिश्तों को भावनाओं से नहीं, व्यवहार से तौल रही थी। एक दिन रमा को काम से देर हो गई और उसके मालिक ने डांट दिया। रमा ने चुपचाप सह लिया। उस रात वो बहुत थक गया था, लेकिन फिर भी चिट्ठी लिखी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक अच्छा इंसान बन सकूं। अगर कभी लौट सको तो मुझे फिर से एक मौका देना। जालपा को चिट्ठी मिली, उसने पढ़ी, फिर रख दी। न कुछ कहा, न कुछ सोचा, पर उसके चेहरे पर हल्की सी नम मुस्कुराहट जरूर आ गई। जालपा ने रमा की चिट्ठी पढ़ने के बाद उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका मन कई बार उस पत्र के शब्दों में लौटता रहा। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। इतने सालों में रमा पहली बार कुछ सच्चा कह रहा था, बिना बहाने, बिना दिखावे के। जालपा के मन में सख्ती कम होने लगी। उधर रमा ने दुकान पर काम करते करते कई बार अपमान सहा। कभी हिसाब गड़बड़ हो जाता तो मालिक गालियां दे देता, लेकिन रमा शांत रहता। वो अब खुद को मिटा रहा था, भीतर से बदल रहा था। एक दिन जब उसकी तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहले कुछ पैसे निकालकर चंद्रहार ठीक से डिब्बे में रखा और कहा, अब ये देने लायक बना हूं। इस बीच रमा के पिता दयानाथ की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल का खर्च, दवाइयों की व्यवस्था, सब कुछ अब रमा ही कर रहा था। घर में जागेश्वरी भी बीमार पड़ी थी। कभी जो रमा घर का सबसे गैर जिम्मेदार समझा जाता था, अब वही सबका सहारा था। एक दिन जब वो दवाइयां लेने निकला तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी दिखा, जिसके पैरों में पट्टियां बंधी थीं। रमा ने उसे कुछ पैसे दिए और चुपचाप चला गया। कभी जो पैसा उड़ाया करता था, अब उसे जरूरतमंदों में बांटने का सुख मिलने लगा था। उसकी आंखों में आत्मग्लानि की जगह अब संयम था। जालपा को इन बातों की खबर मिल रही थी। एक दिन उसके पिता दीनदयाल ने पूछा, अब क्या सोच रही हो? जालपा ने जवाब दिया, वो पहले जैसा नहीं रहा बाबूजी, और शायद मैं भी नहीं रही, पर अब मैं समझ चुकी हूं कि रिश्ते दिखावे से नहीं, निभाने से चलते हैं। दीनदयाल बोले, अगर लौटना चाहो तो देर नहीं हुई। जालपा कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका लिया। इधर रमा अब भी नहीं जानता था कि जालपा लौटेगी या नहीं, पर वो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने में लगा रहा। उसने पढ़ाई भी फिर से शुरू कर दी और नौकरी के साथ साथ क्लासेस ज्वाइन कर ली। अब वो सिर्फ पति नहीं, एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहता था। फिर एक दिन घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रमा ने खोला, सामने जालपा खड़ी थी। साड़ी साधारण थी, बाल बंधे हुए थे, चेहरे पर शांति और आंखों में भावनाओं का सागर। रमा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। जालपा ने धीरे से कहा, अगर अब भी मुझे उसी तरह स्वीकार कर सको जैसे मैं आज हूं, तो मैं लौटना चाहती हूं। रमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ नहीं बोला, बस एक कदम आगे बढ़ा और जालपा के हाथ पकड़ लिए। उसने संदूक खोला, चंद्रहार निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, अब इसकी जरूरत नहीं रही, तुम्हारा चेहरा ही सबसे सुंदर गहना है। रमा और जालपा के बीच का रिश्ता धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगा था, लेकिन अब उसमें नया आत्मसम्मान और समझदारी थी। जालपा लौट आई थी, मगर अब वो पहले जैसी अबोध नहीं रही। रमा को भी एहसास था कि उसे अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। उसने जालपा से वादा किया था कि अब सब कुछ सच होगा, कोई झूठ, कोई दिखावा नहीं। रमा अब पूरी ईमानदारी से नौकरी कर रहा था। उसे महीने के 100 रुपये मिलते थे, जिसे वो पिता की दवा, घर का किराया और बचत सब संभालने लगा था। धीरे धीरे जालपा ने भी घर के कामों में रुचि लेना शुरू कर दिया। दोनों अब मिलकर एक साधारण लेकिन संतोषजनक जीवन जी रहे थे। फिर एक दिन अचानक शहर में पुलिस आई और रमा को गिरफ्तार कर लिया गया। इल्जाम था चोरी का। जिस सराफ से उसने पहले गहने लिए थे और फिर लौटाए थे, उसके यहाँ चोरी हो गई थी और रमा पर शक गया। पुलिस को शक था कि उसने संदूकची चुराई थी और बाद में वापस लौटाई ताकि चोरी का शक न आए। रमा को कोतवाली ले जाया गया। जालपा को जैसे बिजली का झटका लगा। वो बार बार कहती रही, रमा ऐसा नहीं कर सकता, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। उसके पिता दीनदयाल भी थाने पहुंचे। दयानाथ की तबीयत तो पहले ही खराब थी, अब ये खबर सुनकर और टूट गए। जालपा ने हिम्मत नहीं हारी, वो सबूत जुटाने निकल पड़ी।
उसने उस सर्राफ की दुकान पर जाकर पता किया कि असली चोरी किसने की थी। धीरे धीरे उसे पता चला कि चोरी किसी कर्मचारी ने की थी और रमा पर इल्जाम सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि वो पहले गहने उधार ले चुका था। जालपा ने एक वकील से मिलकर मुकदमा लड़ा। जब अदालत में सारे गवाह और सबूत पेश किए गए तो न्यायाधीश ने साफ कहा कि रमानाथ निर्दोष है। फैसला आते ही जालपा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। रमा जब जेल से बाहर आया तो उसने जालपा को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उसमें और भी मजबूती थी। वो बोला, तुमने मुझे टूटने नहीं दिया। जालपा मुस्कुराई, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे साथी भी हो। इस घटना के बाद रमा को समाज में फिर से सम्मान मिला। लोगों ने देखा कि कैसे एक पत्नी अपने पति के लिए लड़ सकती है और कैसे एक इंसान गलतियों से उभरकर फिर से इज्जत की जिंदगी जी सकता है। अब उनके जीवन में कोई झूठ नहीं था, कोई छल नहीं था, सिर्फ मेहनत, प्यार और विश्वास था। और शायद यही असली गहना था। रमा अब समाज में फिर से सम्मान पाने लगा था, लेकिन उसकी आत्मा में वो ठहराव अभी भी नहीं था। पुलिस केस के बाद भी उसे अंदर से हमेशा डर लगा रहता। क्या कभी कोई पुरानी बात सामने आ जाएगी? क्या कोई फिर उस चोरी का जिक्र करेगा? वो अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहता था, पर अतीत जैसे उसकी परछाई बन गया था। इसी बीच शहर में एक नया सरकारी नियम लागू हुआ। व्यापारियों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना था। इससे काले धन और चोरी की घटनाएं जांच के घेरे में आने लगीं। जिन जिन लोगों ने कभी चोरी या घोटाला किए थे, सबकी जांच शुरू हो गई। इसी लिस्ट में सर्राफ का भी नाम आ गया, जिसने पहले रमा पर झूठा इल्जाम लगाया था। जब अधिकारियों ने उस सर्राफ की दुकान की छानबीन की तो पुराने लेन देन के रजिस्टरों में रमा का नाम निकला। उन्होंने रमा को गवाह के रूप में बुलाया। पहले तो रमा ने मना कर दिया, मैं उस दलदल में वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन जालपा ने समझाया, अगर तुम सच्चाई का साथ नहीं दोगे तो कैसे खुद पर भरोसा कर पाओगे। रमा ने हिम्मत की और कोर्ट में गवाही दी। उसने विस्तार से बताया कि कैसे गहने उधार देने के बाद सर्राफ ने दबाव बनाया और कैसे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाया गया। उसकी गवाही से केस मजबूत हुआ और अंततः सर्राफ दोषी ठहराया गया। इस केस के बाद रमा को सम्मान के साथ साथ लोगों की सहानुभूति भी मिली। लोग कहने लगे, ये वही लड़का है जिसे हमने कभी गलत समझा था, लेकिन देखो अब कितना बदल गया है। रमा के लिए ये एक नई शुरुआत थी। अब वो फिर से पढ़ाई में लग गया। उसने कानून की पढ़ाई करने का निश्चय किया। उसका सपना था कि अगर किसी दिन कोई निर्दोष फंस जाए तो मैं उसका साथ दे सकूं। जालपा ने उसका पूरा साथ दिया, किताबें लाई, नोट्स बनाए और हर रोज उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। इसी बीच दयानाथ की तबीयत और बिगड़ने लगी। रमा ने नौकरी के साथ साथ पिता की सेवा करना शुरू किया। जागेश्वरी भी अब अपने बेटे पर गर्व करती थीं। जो बेटा कभी झूठ बोलता था, वही आज हमारा सहारा बन गया है। एक शाम रमा और जालपा छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में तारों की चादर थी। रमा बोला, अगर तुम उस दिन ना लौटी होती तो शायद मैं ये सब कभी ना कर पाता। जालपा मुस्कुराई, मैं इसलिए लौटी थी क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई दिखने लगी थी, और जब एक रिश्ता सच्चाई से जुड़ता है तो वो कभी नहीं टूटता। अब उनका जीवन पहले से सादा था, लेकिन दिलों में चैन था। कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ मेहनत और पारदर्शिता थी। रमा पढ़ाई में पूरी लगन से जुट गया था। दिन में नौकरी और रात में कानून की किताबें पढ़ना उसका नियम बन गया था। उसकी आंखों में अब एक नया सपना था, वकील बनने का। जालपा हर कदम पर उसका साथ दे रही थी। कभी वो उसके लिए चाय बनाती तो कभी किताबें पढ़कर सुनाती। रमा ने पहली बार जीवन में ये महसूस किया कि मेहनत और सच्चाई ही असली ताकत होती है। पर जीवन इतना सरल नहीं होता। एक दिन उसे खबर मिली कि जिस दुकान पर वो काम करता था, वहां से गबन हुआ है। दुकान के मालिक ने सीधे रमा पर शक जताया। रमा को लगा जैसे सब कुछ फिर से वहीं लौट आया है। संदेह, आरोप, थाने की पूछताछ। इस बार रमा ने चुप्पी नहीं साधी। उसने साफ कहा कि मैं निर्दोष हूं और अगर आपने एक भी सबूत दिखा दिया तो मैं खुद सजा स्वीकार करूंगा। उसकी सच्चाई और आत्मविश्वास ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। जांच के बाद पता चला कि दुकान का एक पुराना कर्मचारी गबन कर रहा था। रमा एक बार फिर बेगुनाह साबित हुआ, लेकिन इस घटना ने उसे झकझोर दिया।
उसने तय कर लिया कि अब वो दूसरों के अधीन नहीं रहेगा, वो खुद की मेहनत से अपनी पहचान बनाएगा। रमा ने वकालत की परीक्षा पास की। अब वो शहर के छोटे-मोटे केस लेने लगा था। उसके तर्क इतने साफ और सच्चे होते थे कि धीरे-धीरे लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक बार फिर वो समाज की नज़रों में ऊंचा उठ रहा था, पर इस बार बिना झूठ, बिना दिखावे के। इस बीच जालपा का भी मन बदला। उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया। वो दिन भर में 2-3 औरतों के कपड़े सिलती और रमा को पढ़ने के लिए समय देती। अब उनका रिश्ता सिर्फ पति-पत्नी तक सीमित नहीं था। वो एक दूसरे के सहकर्मी, संबल और सबसे करीबी दोस्त बन चुके थे। रमा के पुराने दोस्त जो कभी उसे ताना मारते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। कोई कहता, मुझे भी वकील बनना है, तो कोई कहता, तेरे जैसा बनने के लिए क्या करना होगा? रमा मुस्कुराकर कहता, बस सच बोलना सीख लो, सब आसान हो जाएगा। फिर एक दिन जालपा ने अलमारी से वो पुराना चंद्रहार निकाला जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। उसने उसे रमा के हाथ में दिया और कहा, अब ये मुझे दो, लेकिन किसी उपहार की तरह नहीं, बल्कि उस मेहनत की निशानी की तरह जो तुमने की है। रमा ने कांपते हाथों से वो हार उठाया और जालपा के गले में पहनाया। ये वही हार था जिसके लिए उसने सबसे पहला झूठ बोला था, लेकिन अब ये वही हार था जिसे सच ने जीत लिया था। रमा की जिंदगी अब स्थिर और संतुलित हो चुकी थी। एक ईमानदार वकील के रूप में उसकी पहचान बनने लगी थी। अब लोग उसे आदर से देखते, उसके काम की सराहना करते और केस देने आने लगे। लेकिन जितना ऊंचा उठता इंसान, उतनी ही मजबूत नींव चाहिए होती है, और रमा की नींव अब सच्चाई और अनुभव पर टिकी थी। इस बीच शहर में एक बड़ा मुकदमा आया। एक गरीब मजदूर पर हत्या का झूठा आरोप लगा था। कोई बड़ा वकील ये केस लेना नहीं चाहता था, लेकिन रमा ने इसे मुफ्त में लड़ने का फैसला किया। सब ने कहा, तू क्यों झंझट में पड़ रहा है? लेकिन रमा ने साफ कहा, अगर कोई निर्दोष सजा पाए तो वकालत का मतलब ही क्या? उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से केस लड़ा। गवाहों की गवाही, सबूतों की परख, घटनाक्रम की पुनर्रचना, सब कुछ उसने खुद किया। जज ने भी रमा के तर्कों को गंभीरता से सुना और अंततः फैसला आया, मजदूर निर्दोष है। इस जीत ने रमा को नई पहचान दी। अखबारों में उसका नाम आया, लोग उसे गरीबों का वकील कहने लगे। लेकिन रमा अब इन सब बातों से ऊपर उठ चुका था। उसे न शोहरत की चाहत थी, न प्रशंसा की भूख। उसके लिए ये सब बस जिम्मेदारी थी, उस बीते कल का प्रायश्चित जो उसने खुद अपने हाथों से गलतियों से भरा था। घर में भी अब सुकून था। जालपा और रमा की आपसी समझदारी गहरी हो चुकी थी। वे अब एक दूसरे की भाषा बिना कहे समझने लगे थे। जालपा ने फिर से गहने पहनने शुरू कर दिए, लेकिन अब वो सिर्फ शरीर का श्रृंगार नहीं थे। अब वो मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान की प्रतीक थे। फिर एक दिन रमा को एक नोटिस मिला। सरकार की ओर से उसे लोक अभियोजक बनने का प्रस्ताव था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, पर रमा दुविधा में था। क्या वो सरकारी नौकरी स्वीकार करे? क्या वो आज़ादी छोड़ दे? जालपा ने कहा, अगर तुम इससे ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हो तो करना चाहिए। रमा ने लंबी सांस ली और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वो समाज के लिए काम करेगा, पर उसी सच्चाई और न्याय की भावना के साथ जो उसने सीखी थी। उस शाम दोनों पति पत्नी मंदिर गए। घंटियों की आवाज़, दीपों की लौ और फूलों की सुगंध में रमा ने आंखें मूंद ली। वह जानता था, उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन जो पाया था वो अनमोल था। रमा अब लोक अभियोजक की जिम्मेदारी निभा रहा था। ये एक बड़ा पद था, जिसमें उसे समाज के अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर न्याय दिलाना था। लेकिन वो जानता था कि सिर्फ कानून की किताबें पढ़ने से इंसाफ नहीं मिलता। उसके लिए ज़मीन की सच्चाई, इंसानों की पीड़ा और नियत का साफ होना ज़रूरी है। अब रमा पहले से ज्यादा गंभीर, शांत और अनुशासित हो गया था। कोर्ट में उसकी उपस्थिति सबके लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लोग कहते, देखो कैसे एक गलती करने वाला लड़का अब न्याय की मिसाल बन गया। इसी बीच एक पुराना व्यक्ति उसके पास आया, लाठी लेकर, कपड़े फटे हुए, आंखों में थकान। वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा था जिसने कभी उसे गहनों के लिए झूठा उकसाया था। अब वही आदमी किसी धोखाधड़ी के केस में फंसा हुआ था और मदद मांगने आया था। रमा ने पहले उसे देखा, फिर शांत स्वर में बोला,
माफ़ करना, अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो गलत को नज़रअंदाज कर सके। वो केस अदालत में पहुंचा और रमा ने निष्पक्ष होकर उसे लड़ने का फैसला किया। बूढ़ा दोषी सिद्ध हुआ। रमा को दुख नहीं हुआ, लेकिन भीतर से एक घाव फिर से हरा हो गया। बीते वक्त की याद जैसे दस्तक दे गई हो। दूसरी ओर जल्पा अब सामाजिक कामों में हिस्सा लेने लगी थी। वो स्त्रियों के लिए शिक्षा केंद्र चलाने लगी, जहां गरीब औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती। एक दिन एक महिला ने जल्पा से कहा, आप जैसी औरत हमारे बीच आकर जो कर रही हैं, वो कोई अमीरों वाली बात नहीं। जल्पा मुस्कुराई, मैं खुद वहीं से आई हूं जहां तुम हो। फर्क सिर्फ सोच का होता है। एक शाम रमा और जल्पा बैठे बैठे पुराने दिन याद कर रहे थे। रमा बोला, अगर तुमने उस समय मुझे छोड़ दिया होता तो शायद मैं कहीं का न रहता। जल्पा ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया था कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर कुछ सच्चा था जिसे वक्त के साथ बाहर आना था। फिर एक दिन अदालत में रमा को एक ऐसा केस सौंपा गया जिसमें आरोपी एक महिला थी। अपने पति की हत्या का आरोप था। केस की तह में जाने पर रमा को लगा कि महिला निर्दोष हो सकती है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। रमा ने फैसला किया कि वो सिर्फ अभियोजक नहीं, इंसाफ का पक्षधर बनेगा। उसने केस की गहराई से जांच करवाई और गवाहों से नए बयान निकलवाए। आखिर में ये साबित हुआ कि महिला ने आत्मरक्षा में वार किया था। इस फैसले ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। एक लोक अभियोजक, जिसने अपना पक्ष छोड़कर सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना चुना, ऐसा कम ही देखा गया था। रमा पर उंगलियां उठी, मगर जनता ने उसे सराहा। रमा जानता था, अब उसका रास्ता आसान नहीं रहेगा, लेकिन अब वो इंसान नहीं था जो लोगों से डरकर पीछे हटे। उसके भीतर की आग अब इंसाफ के लिए जलती थी, और यही उसके जीवन का उद्देश्य बन चुका था। रमा की ईमानदारी और साहस अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। वो अब न सिर्फ एक लोक अभियोजक था, बल्कि एक आदर्श बन गया था, खासकर उनके लिए जो कभी जीवन में भटक चुके थे लेकिन सुधरना चाहते थे। हर केस में वो सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत भी देखता था। यही बात उसे औरों से अलग करती थी। इस दौरान जाल्पा की संस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसने गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो बीड़ा उठाया था, वो अब रंग ला रहा था। कई महिलाएं जो कभी भीख मांगती थीं, अब खुद अपने पैरों पर खड़ी थीं। जाल्पा उनके लिए प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन जाल्पा ने रमा से कहा, तुम्हारी तरह मैंने भी अपना गहना पा लिया है। ये जो आत्मविश्वास अब इन औरतों की आंखों में है, वही मेरा असली हार है। रमा ने मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि हो। फिर एक ऐसा मुकदमा आया जिसने रमा की जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा ली। एक प्रभावशाली नेता पर बलात्कार और हत्या का आरोप था। सरकार और पुलिस दोनों दबाव बना रहे थे कि केस को कमजोर किया जाए, लेकिन रमा ने साफ इनकार कर दिया, मैं न्याय बेच नहीं सकता। जाल्पा ने जब ये सुना तो थोड़ी घबरा गई, बोली, इतने बड़े लोगों से टकराना आसान नहीं होता। लेकिन रमा शांत रहा। अगर डर जाऊं तो फिर गबन करने वाले और मेरे बीच क्या फर्क रह जाएगा। केस की सुनवाई चली। रमा ने पीड़िता के परिवार के लिए जैसे अपना कर्तव्य मान लिया था। हर दिन की लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं, कोर्ट के बाहर भी होती, कभी धमकी, कभी रिश्वत के इशारे, लेकिन रमा डिगा नहीं। अंत में जब फैसला आया और आरोपी को उम्र कैद हुई, तो अदालत में सन्नाटा छा गया, लेकिन बाहर खड़े लोग तालियों से गूंज उठे। सब जानते थे, ये फैसला किसी आम वकील ने नहीं, एक सच्चे इंसान ने दिलवाया है। रमा अब थक चुका था, पर मन से संतुष्ट था। उसने जाल्पा से कहा, आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मैंने अपने पुराने सारे गुनाह धो दिए हैं। जाल्पा ने उसका हाथ थामा और बोली, तुम्हारे जैसे लोग अगर गुनाहगार माने जाएं, तो दुनिया में कोई निर्दोष नहीं बचेगा। रात को रमा छत पर बैठा आसमान को निहार रहा था। उस गगन के नीचे उसे अपनी पूरी यात्रा दिख रही थी, चोरी से लेकर न्यायालय तक, झूठ से लेकर सच्चाई तक, और अकेलेपन से लेकर एक भरोसेमंद रिश्ते तक। यही तो था असली जीवन, उतार चढ़ावों से भरा, लेकिन आत्मा को उजाला देने वाला। अब रमा का जीवन एक पूर्ण चक्र में बदल चुका था। कभी जो लड़का छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता था, गहनों की चोरी जैसे अपराध में उलझ गया था, आज वही व्यक्ति न्याय का प्रतीक बन चुका था। उसकी नजरें अब आईने से डरती नहीं थी। और जाल्पा, वो अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक साथी, एक सखा और आत्मबल की प्रतिमूर्ति बन चुकी थी। एक दिन जाल्पा ने रमा से कहा,
कभी सोचा था कि हमारा जीवन ऐसे मोड़ लेगा? रमा ने हल्की हंसी में जवाब दिया। अगर तब सब कुछ ठीक चलता तो शायद हम कभी खुद को नहीं जान पाते। यही बात उनकी कहानी की असली सीख थी। कभी कभी गलतियां ही इंसान को सही बनाती हैं। अब रमा और जालपा समाज में एक नई पहचान बना चुके थे। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में हर हार, हर चोट, हर झूठ के पीछे एक मौका छुपा होता है खुद को बेहतर बनाने का। फिर एक दिन उन्हें बुलावा आया एक विश्वविद्यालय में ईमानदारी और नैतिकता पर भाषण देने। मंच पर खड़े रमा ने जब अपनी यात्रा सुनाई कि कैसे उसने झूठ, गबन और गिरफ्तारी का सामना किया, तो सैकड़ों छात्र चुपचाप सुनते रहे। न कोई ताली, न कोई शोर, बस एक गहरी समझ सबके चेहरों पर उभरी। रमा ने अंत में कहा, मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, मैंने भी गलतियां की, लेकिन फर्क बस इतना है कि मैंने उनसे भागने की जगह उन्हें स्वीकार किया, और यही बात मुझे आज आप सबके सामने खड़ा कर रही है। भाषण के बाद एक छात्रा ने जालपा से पूछा, आपने उन्हें तब क्यों माफ किया जब वो गलत थे? जालपा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मुझे उनकी आत्मा पर भरोसा था, और जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो वो कभी नहीं टूटता। अब ये दोनों एक छोटे घर में रहते थे, सादा जीवन, ऊंचे विचारों के साथ। रमा कोर्ट में काम करता, जालपा समाज के लिए। वो अब बहुत कुछ पा चुके थे, सम्मान, संतोष और सबसे अहम, एक दूसरे का सच्चा साथ। उपन्यास के अंत में रमा एक बार फिर वही संदूक खोलता है जिसने कभी उसने चंद्रहार छुपाया था। अब वो हार पुराना हो चुका था, धुंधला, लेकिन उसमें छुपी कहानी अमूल्य थी। रमा ने उसे हाथ में लिया, जालपा को देखा और कहा, अब ये सिर्फ गहना नहीं है, ये सबक है कि झूठ से शुरू हुई चीज़ भी सच्चाई से बदल सकती है। जालपा ने उसकी हथेली पकड़ ली, कोई शब्द नहीं, बस एक शांत मुस्कान, और उस मुस्कान में पूरा जीवन बोल रहा था। गबन केवल एक कहानी नहीं थी, ये समाज की उन जड़ताओं की परतें खोलती है जहाँ इज्जत दिखावे से बड़ी हो जाती है और नैतिकता अक्सर दब जाती है लालच के नीचे। रमाशंकर का गुनाह शायद कानूनी रूप से छोटा था, लेकिन आत्मा पर उसका बोझ बहुत भारी था। जालपा का प्रेम बिना शर्त था, पर उसकी चोट गहरी थी। और यही है प्रेमचंद की लेखनी की खूबसूरती, वो हमें हमारी ही कमजोरियों का आईना दिखा जाते हैं। अगर इस कहानी ने तुम्हारे मन को छुआ हो तो थोड़ी देर ठहरकर सोचो, क्या हम भी कभी अपने सम्मान के लिए कुछ गलत कर बैठते हैं? या क्या हम भी किसी रमाशंकर या जालपा जैसे इंसान से अपनी जिंदगी में टकरा चुके हैं?